नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं प्राइम टीवी का खास कार्यक्रम खबर दोपहर और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। इन तस्वीरों को देख के और इन लाइनों को देख के आप कुछ समझ पा रहे होंगे कि कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है और सॉल्यूशन कुछ पता नहीं है। जी हां, विपक्षों की हालत कुछ ऐसी ही हो गई है। प्रत्याशियों का चयन नहीं हो पा रहा है और चयन होने के बावजूद नामों के बदलने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। जहां एक तरफ भाजपा रैलियों के जरिए अपने प्रत्याशियों के प्रचार में जुटी है, तो वही विपक्षी दल सीटों के कश्मकश में अभी तक उलझे हुए हैं। यूपी में भाजपा के विजय रथ को रोकने के लिए सपा कांग्रेस एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं। सीट शेयरिंग के बाद सपा को 63 और कांग्रेस को 17 सीटों पर प्रत्याशियों का चयन करना था, लेकिन यह चयन भी एक बड़ी समस्या बनता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल समाजवादी प्रमुख लगातार प्रत्याशियों के नामों में बड़ा परिवर्तन कर रहे हैं। आज दूसरे चरण के नामांकन का आखिरी दिन है और आखिरी दिन भी अखिलेश यादव ने मेरठ से अतुल प्रधान की जगह सुनीता वर्मा को चुनावी मैदान में उतारा है, यानी कि उन्हें टिकट दे दिया। इस बीच समाजवादी पार्टी ने करीब 6 से 7 सीटों पर या यूं कहे उससे ज्यादा सीटों पर प्रत्याशी बदल दिए हैं और अभी कई सीटें ऐसी हैं जहां पर प्रत्याशियों के बदले जाने की खबर जोर शोर से सुनने को मिल रही है। तो पहले नजर डालेंगे कि आखिर कहां-कहां से अब तक अखिलेश यादव ने अपने धुरंधरों के नामों में बड़ा बदलाव किया है। तो सबसे पहले देखिए, हम बात करेंगे बिजनौर की। बिजनौर में जहां समाजवादी पार्टी ने सबसे पहले यशवीर सिंह को चुनावी मैदान में उतारा था, तो अब उनकी जगह दीपक सैनी है। वहीं मुरादाबाद की बात करें तो एसटी हसन चुनावी मैदान में थे, लेकिन अब एसटी हसन की जगह रुचि वीरा है। फिर बात करेंगे सबसे हाई प्रोफाइल सीट नोएडा की। यहां से डॉक्टर महेंद्र नागर के बाद राहुल अवाना को चुनावी मैदान में उतारा गया, लेकिन 10 दिन तकरीबन इस मसले पर सियासत पुरजोर तरीके से होती रही। उसके बाद फिर से सेम प्रत्याशी किया गया। अगर बागपत पर गौर करें तो मनोज चौधरी चुनावी मैदान में उतारे गए थे, लेकिन अब उनकी जगह अमरपाल शर्मा को चुनावी मैदान में उतार दिया गया है। फिर बात आती है रामपुर की। चूंकि रामपुर भी हाई प्रोफाइल सीट है, यहां पहले आसिम रजा को चुनावी मैदान में उतारा गया था, लेकिन अब रामपुर में भी प्रत्याशी को बदल दिया गया है। अब रामपुर में भी आसिम रजा की जगह समाजवादी पार्टी ने मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी को चुनावी मैदान में उतार दिया है। तो साफ तौर पर कहा जाए कि कई जगह ऐसी थी जहां पर अखिलेश यादव ने 2 बार प्रत्याशियों को बदला, लेकिन अब उसके बाद जिस तरीके से नामों के बदलने का सिलसिला जारी है, ऐसे में अब अखिलेश यादव की रणनीति पर भी सवाल उठ रहा है। तो ये तो तय सीटें हैं जहां पर अखिलेश यादव ने प्रत्याशियों को पहले चुना, लेकिन फिर उनके नामों में परिवर्तन करके किसी और को टिकट दिया। लेकिन इसी बीच खबरें ये भी हैं कि बदायूं से भी जो शिवपाल यादव है, उनकी जगह उनके बेटे को चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। इस बात पर लगातार समाजवादी पार्टी के अंदर डिस्कशन हो रहा है। वहीं मीडिया के सामने आते हुए शिवपाल सिंह यादव ने क्या कहा है, वो सुनते हैं। देखिए, आज गुन्नौर विधानसभा का ऐतिहासिक कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ है और इसी तरीके से बिसौली हो चुका है, बदायूं विधानसभा का हो चुका है, सैसवान विधानसभा का हो चुका है। आज था गुन्नौर विधानसभा का। तो ये ऐतिहासिक सम्मेलन हुआ है और इसी तरीके से ऐतिहासिक सैसवान का था, बदायूं का था, बिसौली का था और पूरे बदायूं और संभल में गुन्नौर पड़ता है। तो पूरी की पूरी जनता समाजवादी पार्टी के जिताने का मन बना चुकी है। यादव का आपने बयान सुना, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अब उन्होंने अपने बेटे का नाम आलाकमान को भेजा है और अटकलें हैं कि उनका बेटा अब यहां से चुनावी मैदान में उतरेगा। तो ये थे शिवपाल सिंह यादव की बड़ी बातें। लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ जब आज चुनावी प्रचार करने मथुरा पहुंचे, तो इस दौरान उन्होंने टिकट के बंटवारे को लेकर विपक्षी दलों पर वो निशाना साधते हुए नजर आए। अब रुक करते हैं किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार सीटों के बंटवारे को लेकर विपक्षी दलों पर हमलावर हैं। तीसरी बार जब हेमा मालिनी जी यहां पे प्रत्याशी बनी है, तो किसी भी अन्य दल के पास प्रत्याशी ढूंढे हुए नहीं मिल रहा है। उधार में प्रत्याशी ला रहे हैं और उन लोगों को उधार में भी प्रत्याशी नहीं मिल पा रहे हैं, तो कांग्रेस के नेता अपना आपा खो चुके हैं। अब भारत की मातृशक्ति के प्रति अपमानजनक टिप्पणी करके
आधी आबादी का अपमान करने पर उतारू हो चुके हैं। आप सुन रहे थे सूबे के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ को, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि विपक्षियों के पास तो प्रत्याशी ही नहीं है। लेकिन जिस तरीके से अखिलेश यादव लगातार प्रत्याशियों को बदल रहे हैं, ठीक एक बार ऐसी तस्वीरें 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में भी देखी गई थी। तब इस दौरान उनको निर्वाचन आयोग को चिट्ठी लेकर जवाब भी देना पड़ा था कि आखिर किस वजह से अखिलेश यादव प्रत्याशी घोषित करके अपने प्रत्याशी बदल रहे हैं। अब क्या अखिलेश यादव फिर से 2022 की अपनी गलतियों को दोहरा रहे हैं, और आखिर क्या कंफ्यूजन है समाजवादी पार्टी में जो एक बार में नामों का ऐलान नहीं हो पा रहा है? ये कोई मजबूरी है या फिर समाजवादी पार्टी का सियासी खेल है? आज इन्हीं तमाम बड़े सवालों पर हम बड़ी चर्चा करेंगे, जिसके लिए हमारे साथ अशोक तिवारी प्रवक्ता सपा जुड़ चुके हैं, मोहित दीक्षित नेता कांग्रेस इस वक्त जुड़ चुके हैं मेरे साथ, और शम्सी आजाद बीजेपी भी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। माफी चाहूंगी, आशीष तिवारी जी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। इस चर्चा की शुरुआत सबसे पहले अशोक तिवारी जी से करते हुए। अशोक तिवारी जी, लगातार आप 63 सीटों पर मजबूती से चुनाव लड़ने की बात कहते हैं, प्रत्याशियों का ऐलान सबसे पहले आप शुरू करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आखिर ऐसी क्या कंफ्यूजन है जो आपको बार बार अपने प्रत्याशियों के नामों में बड़ा परिवर्तन करना पड़ रहा है? ये ऐसी कोई खास बात नहीं है। सवाल इस बात का है कि भाजपा जैसी मायावी पार्टी से मुकाबला है तो कुछ न कुछ रणनीति बनानी पड़ती है, और जो कुछ हो रहा है रणनीति के तहत। जी, कैसी रणनीति है अशोक जी? क्योंकि यही रणनीति आपने 2022 के विधानसभा चुनाव में भी इंप्लीमेंट की थी, लेकिन कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ। जी, बल्कि उल्टा नुकसान ही झेलना पड़ा था आपको। जी जी, मजबूत चुनाव लड़ना है और जीतना है। सवाल इस बात का है, जनता की कसौटी पे खरा उतरना है। जनता जैसा चाहती है वैसा प्रत्याशी दिया जाता है, जनता की मांग पर प्रत्याशी दिया जाता है, और प्रत्याशी वही होता है जो जनता को पसंद हो और पार्टी का भी मजबूत प्रत्याशी हो और चुनाव में मजबूत तरीके से जीते। सवाल इस बात का है, जनता की आकांक्षाएं बहुत हैं इस समय। जनता हर हालत में चाहती है भाजपा को हराना। भाजपा का शासन है, भाजपा का प्रशासन है, भाजपा अपनी ताकत दिखा रही है, और उस ताकत के सामने हमें लड़ना है और लड़ करके जीतना है, और जीतने में हमारे साथ जनता है। जनता हमारे साथ है। जनता में जो लोग नौजवान हैं, जो लोग किसान हैं, जो लोग पिछड़े हैं, अल्पसंख्यक हैं, आधी आबादी है, सभी लोग परेशान हैं और सभी लोग ट्राई कर रहे हैं। आज सभी लोग लामबंद हैं समाजवादी पार्टी के साथ। जिसे भी प्रत्याशी टिकट बना देगी, जिसे भी प्रत्याशी अपना चेहरा बनाएगी, उसे वोट देंगे। जी, इसी तरह से हम छांट करके मजबूत दमदार प्रत्याशी दे रहे हैं। बड़ा समय लगा रहे हैं, लेकिन अशोक तिवारी जी दूसरे चरण के नामांकन का आखिरी दिन और आज आपने प्रत्याशी बदल दिया। बहुत समय ले रहे हैं आप। भाजपा को भारी मतों से शिकस्त देने के लिए हम अच्छे प्रत्याशी उतार रहे हैं। जी, चलिए ठीक है, ये कहिए कि आज अंतिम दिन था, वरना आप शायद मेरठ में प्रत्याशी को भी नहीं बदल पाते। लेकिन मोहित दीक्षित जी, आप लोग लगातार यही कह रहे हैं ना कि आप बीजेपी के विजय रथ को रोकेंगे, लेकिन आप ही की पार्टी को लगातार तगड़े झटके पर झटके लग रहे हैं। जहां एक तरफ संजय निरुपम को आपने बाहर का रास्ता दिखा दिया, वही गौरव वल्लभ ये कहते हुए पार्टी को छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं कि कांग्रेस में आस्था का सम्मान नहीं होता है। देखिए, अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के शीर्षक नेता जो है हमारे राहुल गांधी जी, उन्होंने बोला है कि कुछ लोग हमारे अंदर है, कुछ लोग बाहर है, जिनको आज इस तानाशाही सरकार से डर लग रहा है, वो जाना चाहे तो जा सकते हैं। आज जनता को चुनाव लड़ना है, आज जनता के मुद्दे प्रमुख हैं। जनता को जो नरेंद्र मोदी जी लगातार उनके खिलाफ जो काम करते आए हैं, बोलते कुछ है करते कुछ है। जब 2 करोड़ रोजगारों की बात करते हैं, 2 करोड़ महिला सुरक्षा की बात करते हैं, तब वो भीषणतम बेरोजगारी लाते हैं और महिला सुरक्षा के नाम पर ब्रजभूषण और कुलदीप सिंह सेंगर, चिन्मयानंद, कठुआ, हाथरस जैसे कांड होते हैं। आप जब किसानों की बात करते हैं तो किसानों के लिए काले कानून लेकर के आते हैं, जिनमें 700 किसान केवल उनको वापस दे जाने के लिए, वापस किए जाने के लिए शहीद हो जाते हैं।
तो इन सब चीजों को जब मुद्दे की बात है तो जनता की बात है। जनता आज नरेंद्र मोदी के साथ नहीं है। कांग्रेस से कौन जा रहा है कौन आ रहा है तो नरेंद्र मोदी जी जो ताकतें इस समय लिए आसुरी शक्ति लिए बैठे हैं उनका कारण हो सकता है। उन कारणों को देखिए 2024 के जब रिजल्ट आएगा तो वो अकारण कारण खत्म हो जाएंगे और फिर से एक स्वच्छ हवा हिंदुस्तान में उत्तर प्रदेश में आपको बहती मिलेगी और लोकतंत्र से ये देश चलता मिलेगा। ठीक है, देखिए आशीष तिवारी जी, अशोक तिवारी जी कह रहे हैं कि अगर हमने कैंडिडेट को बदला है तो जो हमारा मुकाबला है वो एक मायावी पार्टी से है, यानी कि वो बीजेपी को मायावी पार्टी करार दे रहे हैं। देखिए ऐसा है मुस्कान जी कि विपक्ष जो है इस समय बिल्कुल विक्षिप्तता की पराकाष्ठा पर है और वो जो भी इस समय बोले तो मुझे लगता है इस समय उसको इग्नोर करना चाहिए क्योंकि इनकी मानसिक स्थिति बिल्कुल भी ठीक नहीं है। एक तरफ ये कहते हैं कि जनता हराना चाहती है और जनता हराएगी और जनता ये करेगी जनता वो करेगी। अरे आपको अगर इस जनता पर इतना ही भरोसा है कि वो भारतीय जनता पार्टी को हरा देगी तो आप बार बार अपने प्रत्याशी क्यों बदल रहे हो? आप कोई भी प्रत्याशी लेकर आ जाओ, आप फिर मजबूत प्रत्याशी ढूंढ रहे हो। ये बात तो नहीं समझ में आ रही है। एक तरफ आप कहते हो हम मजबूत प्रत्याशी ढूंढ रहे हैं इसलिए हम बार बार बदल रहे हैं और एक तरफ आप कहते हो कि वो जनता हमारे साथ है वो हराना चाहेगी। तो ये दो जो विषम गतीय बातें हैं ये थोड़ा सा नहीं एक साथ सही लग रही हैं। आप इनमें से एक चीज पक्का कर लें कि आपको मजबूत कैंडिडेट लाना है या जनता आपके साथ में है। दूसरी चीज मैं आपको बताऊं, देखिए मुस्कान जी है क्या कि विपक्ष के पास इस समय देश के लिए कोई विजन नहीं है, इनके पास कोई मुद्दे नहीं है, विपक्ष एक मत नहीं है। कहीं कोई किसी को गाली देता है, पंजाब में कोई कांग्रेस आप कांग्रेस को, और इस तरीके से कई आपने इंसिडेंट देखे होंगे। इनके पास प्रत्याशी नहीं है, प्रत्याशी ढूंढे नहीं मिल रहे हैं और जब प्रत्याशी अगर मिल भी जा रहे हैं तो ये इतना कंफ्यूज है कि इनको पता ही नहीं है कि किसको लड़ाना है। एक बार ये अतुल प्रधान को ले आए, उससे पहले दूसरे को ले आए, अब वर्मा जी को उनकी बीबी को ले आए। तो इतना कंफ्यूजन की पराकाष्ठा पर है और आप इनसे प्रश्न पूछेंगे कि आपके प्रत्याशी क्यों बदले जा रहे हैं तो ये बताने लगेंगे भारतीय जनता पार्टी ने 2 करोड़ रोजगार कहे थे। आप इनसे पूछोगे कि आपने वहां प्रत्याशी क्यों, रामपुर में ये क्या हो रहा है तो ये कह देंगे मोदी जी ने कहा था कि हम सबको सुरक्षा देंगे। मतलब इतना भी इनको नहीं समझ में आ रहा है, इनका विक्षिप्तता इस पर पराकाष्ठा पर है कि आप इनसे प्रश्न पूछेंगे कुछ और उत्तर ये देंगे कुछ। आप इनसे कोई दुनिया का प्रश्न पूछ लीजिए, ये 4 से 5 रटी रटाई बातें ये हर बार वही कहते हैं। तो इस समय विपक्ष का जो थोड़ा सा दिवालियापन है मानसिक, उसको समझने की कोशिश करिए और इनकी बेचारगी पर बहुत ज्यादा प्रश्न करना उचित नहीं है क्योंकि ये पहले से ही हार मान गए। लगातार चाहे कांग्रेस हो, आप देख रहे हैं कि लगातार इनके नेता दिए अपना इस्तीफा दे रहे हैं। ये परेशानी के उस दौर में है जो इन्होंने पहले कभी नहीं देखा। ये सारे भ्रष्टाचारी जेल भेजे जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं बौखलाहट है, इस बौखलाहट को समझने की कोशिश करिए। ठीक है मोहित दीक्षित जी, आप इनके आरोपों का तो जवाब दीजिएगा, लेकिन एक सवाल और है कि आज सीएम योगी आदित्यनाथ जब मथुरा पहुंचे तो उन्होंने आपके कैंडिडेट को किराए का कैंडिडेट करार दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास कोई अपना कैंडिडेट है ही नहीं, वो किराए का कैंडिडेट लेके आ रहा है। कितनी हास्यास्पद बात है कि हमारे मुख्यमंत्री योगी जी को भारतीय जनता पार्टी में लगातार जो कांग्रेस से आयातित प्रत्याशी जो उतारे जा रहे हैं वो दिखाई ही नहीं दे रहे हैं। आज उधार के कैंडिडेट लेकर के भारतीय जनता पार्टी लगातार ये भय दिखा रहा है, ये भय ही दिखाता है नरेंद्र मोदी को। ये भय दिखा रहा है कि जो वादे उन्होंने किए थे जब इनका नाम लो, इन वादों को जब उनसे पूछो, इन सब वादों का जवाब लो तो भयाक्रांतित हो जाते हैं। ये तानाशाहों का साथ अक्सर देखा गया है। मेरी आवाज मुझे वापस आ रही, तानाशाहों के साथ अक्सर देखा गया है। हाँ जी मोहित जी बोलिए। तानाशाही लोगों के साथ अक्सर देखा गया है, वो जब उनकी सत्ता जाती ही दिखती है। आज आरएसएस का एक सर्वे है कि 200 के अंदर सिमटती भारतीय जनता पार्टी दिख रही है। तो जब ये भय दिख रहा है तो भय से ये होता है कि जो संवैधानिक संस्थाओं का है उसका दुरुपयोग करते हुए किसी भी तरीके से जो प्रत्याशी बनाया जा रहा है उसको या तो भयाक्रांतित करिए, दूसरे को अपना भय दूसरे को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं तो भयभीत करिए ताकि वो हमारे पाले में आ जाए
या दूसरे के पाले में ना जा पाए, दूसरा चुनाव ना लड़ पाए, हमारे प्रत्याशी घोषित होने के बाद भी कोशिश करी जाती है वो किसी तरीके से तोड़ा जाए। तो जो आप ये सब प्रक्रिया देख रहे हैं, ये केवल और केवल संवैधानिक संस्थाओं का जो दुरुपयोग लगातार चल रहा है, केवल जून 4 तक चलेगा। उसके बाद जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जाएगी, उसके बाद क्या हाल होगा, क्या जो संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग हुआ उसके जो परिणाम दिखेंगे वो समझ में आएगा कि किस तरीके से देश चलता है, किस तरीके से देश चलाया जाता है। जो संवैधानिक संस्थाएं देश चलाने के लिए बनी थी, देश बिगाड़ने के लिए इस्तेमाल लगातार भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से की जा रही है। तो आज ये भय दिखा रहा नरेंद्र मोदी का, क्योंकि वो हर मोर्चे पर विफल रही है सरकार। पूंजीपतियों को, अपने केवल पूंजीपतियों को धनाढ़ करने के चक्कर में देश को बिल्कुल आर्थिक स्थिति को गर्त में डाल दिया। आज हम पूंजीपतियों की बात करें तो पूंजीपतियों की, अरे रुकिए पूंजीपतियों को छोड़ते हैं ना, आज पूंजीपतियों का मसला ही नहीं, आज मसला है कि आखिर आप कैंडिडेट क्यों बदल रहे हैं। सीतापुर से आपने भी कैंडिडेट बदला है अपना, आप क्यों भूल रहे हैं? नहीं, कैंडिडेट बदलने का, अगर कैंडिडेट बदलने की बात हो तो भारतीय जनता पार्टी से पूछे कि वो इतने आयातित कैंडिडेट को देकर के अपने लोगों का टिकट क्यों काट रहे हैं। जितिन प्रसाद हो या कोई भी कितने नाम मिले, आरसीएम सिंह, जितिन, मैं एक लंबी फेहरिस्त गिरा दूंगा पूरे उत्तर, अगर भारत वर्ष में देखा जाएगा उत्तर प्रदेश से लेकर के जो आयातित लोग हैं, ये आयातित लोग, ये इतनी प्रबल सरकार, प्रचंड बहुमत की सरकार आयातित लोगों के आधार पर चल रही है। हम अगर हम प्रत्याशी घोषित करने जा रहे हैं जिनको, उनको पता नहीं रात में ट्वीट दूसरे करते और सुबह जाकर के पटका पहना दिया जाता है। तो ये कहीं ना कहीं, जब जो टेरर फंडिंग करने वालों को भी पटका पहना देती भारतीय जनता पार्टी, तो समझ सकते हैं किस स्थिति पर डरी हुई है। वो किस तरीके से चाहती है कि ये जो विपक्ष है वो अपने प्रत्याशियों को, उनके प्रत्याशियों को किस तरीके डैमेज किया जाए। अगर हम प्रत्याशी बदल रहे हैं तो कहीं ना कहीं जनता के लिए जो जनता की मांग है उसके अनुसार प्रत्याशी देने के प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, देखिए अशोक जी, ठीक है, आप लोगों की बातों को ठीक है, मानते हैं कि आप जनता के एक मजबूत प्रत्याशी को उतार रहे हैं। सुबह प्रत्याशी कोई और, सुबह शाम को प्रत्याशी कोई और, मतलब जो प्रत्याशी आपका रात को सो रहा है, कल सुबह उसे पता है कि उसकी टिकट कट सकती है। तो प्रत्याशियों में भी कंफ्यूजन, जनता में भी कंफ्यूजन। तो आप ये जनता को क्यों कंफ्यूज कर रहे हैं भाई? क्योंकि जनता के लिए चुनाव है, टू द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। कोई कंफ्यूजन नहीं, जनता को ये अशोक जी, यकीन है कि 62% जनता भारतीय जनता पार्टी को हराने के तैयार बैठी है। जनता को कोई कंफ्यूजन नहीं। ये आप भ्रम मत पालिए, जनता पर संवैधानिक, मेरे भ्रम पालने ना पालने से कुछ नहीं होगा ना मोहित जी, मेरे भ्रम पालने से क्या होगा? जनता पर संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग नहीं किया जा सकता। जनता तैयार बैठी हुई है। जिन लोगों पर अशोक जी, ठीक है, मोहित जी आती हूँ ना, वो ठीक है। प्रत्याशी कहीं ना कहीं एक रणनीति के तहत काम किया जा रहा है, उस पर जो भ्रमित कर रहा है भारतीय जनता पार्टी को और उसका डर बढ़ा रहा है। ठीक है अशोक जी। मुस्कान जी, मैं अपनी बात स्पष्ट रूप से रख रहा हूँ, इसमें भाजपा को परेशान होने की जरूरत नहीं। भारतीय जनता पार्टी नाहक परेशान हो रही है। अरे प्रत्याशी जो दिए जा रहे हैं वो भारी बहुमत से जीतने जा रहे हैं। जो भी प्रत्याशी दिए जा रहे हैं समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी होगा ना। समाजवादी पार्टी जन जन में व्याप्त है इस समय। अच्छा। समाजवादी पार्टी ग्राउंड रूट की पार्टी है। समाजवादी पार्टी समाजवादियों की पार्टी है, समाजवादियों की युवा पार्टी है। मामूली पार्टी है समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी सामाजिक न्याय की पार्टी है, सामाजिक क्रांति की पार्टी है। तो हमारा क्रांति करना हमारा विषय है। हमारा विषय है जनता को संकट से मुक्त करना। जनता के ऊपर जो महंगाई का संकट है उस संकट से जनता को मुक्त करना, और हम मुक्त करके रहेंगे। महंगाई का ही इतना बड़ा बोलबाला है इस समय कि महंगाई ही इनको ले डूबेगी, बेरोजगारी भी ले डूबेगी, किसानों की विपत्ति इनको ले डूबेगी। ये डरे हुए हैं दरअसल। ये देख रहे हैं कि प्रत्याशी बदल जा रहा है और प्रत्याशी ऐसा आ रहा है कि जो प्रत्याशी इनको नेस्तनाबूद करने के लिए, इनको उखाड़ फेंकने के लिए संकल्प है। सवाल इस बात लेकिन का है आशीष जी, सवाल तो ये कितने प्रत्याशी नेस्तनाबूद करेंगे? मेरठ में आपने दूसरे के बाद अभी तीसरा प्रत्याशी घोषित किया, तो प्रत्याशी खुद ही कंफ्यूज है कि हम नेस्तनाबूद करेंगे कि कल कोई और हमारी जगह नेस्तनाबूद करेगा। प्रत्याशी बिल्कुल नहीं, बिल्कुल प्रत्याशी बिल्कुल एडमंड है। प्रत्याशी जो भी होगा सब मिलकर हराएंगे उसको, सब मिलकर एक साथ काम करेंगे। हमारी पार्टी समाजवादी पार्टी है, जो आदेश होता है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष का सब उसमें लग जाते हैं एक तरफ से और पूरा करते हैं उस चीज को। हमारे यहाँ कोई अनुशासनहीनता नहीं है भाजपा की तरफ से।
जी। ठीक है, अनुशासनहीनता नहीं है, यही वजह है कि शायद आप लगातार पार्टियों के जो अपने प्रत्याशी है टिकट बदल रहे हैं। बहरहाल, लेकिन आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। जनता कैसे भरोसा करे? जनता को कैसे पता कि जो आज प्रत्याशी है वो कल है या नहीं है? आपके जो तमाम कार्यकर्ता है वो किसके समर्थन में कैंपेन चलाएंगे अपना? बिल्कुल जनता को अब आज नामांकन का आखिरी दिन है, जनता को मालूम हो गया कौन प्रत्याशी नहीं है। जनता को बिल्कुल मालूम है। जनता समाजवादी पार्टी को वोट दे रही है ना, समाजवादी पार्टी सिंबल। जनता तो सिंबल साइकिल जानती है, बस प्रत्याशी कोई भी हो। जनता साइकिल को देखती है, साइकिल पहचानती है, साइकिल को वोट देती है। और जनता साइकिल को वोट दे रही है इस समय, पंजे को वोट दे रही है, हमारे इंडिया गठबंधन को वोट दे रही है जनता। और जनता इंडिया गठबंधन को वोट देकर के भाजपा को उखाड़ फेंकने के लिए किस संकल्प है इस बार पूरा जोर लगा रही जनता हमारे साथ है इस बार। ठीक है, जनता जोर लगा रही है, लेकिन मोहित दीक्षित जी, संयुक्त रूप से एक रैली अभी तक यूपी में हुई नहीं है और आप कह रहे हैं कि यूपी की जनता जो एनडीए है, जो बीजेपी है, उसको उखाड़ के फेंकने का काम करेगी। मतलब एक मंच पर तो आप सामने आइए। आप अखिलेश यादव और राहुल गांधी सिर्फ एक भारत जोड़ो न्याय यात्रा में एक साथ देखे गए, उसके बाद से एक भी बार ऐसा मौका नहीं आया जब आपने मंच पर अपनी ताकत को दिखाया हो। और आप कह रहे हैं कि बीजेपी के विजय रथ को आप ऐसे रोक लीजिएगा। मुझे नहीं लगता कि आपने रामलीला मैदान में रैली नहीं देखी, जरूर देखी होगी। उसमें वो क्या यूपी में थी? मोहित दीक्षित जी, मेरा सवाल यूपी के लिए है, मैं यूपी के 80 सीटों पर बात कर रही हूँ। मैं यूपी के परिप्रेक्ष्य में ही बात कर रहा हूँ। यूपी में भी आपको देखने को मिलेगी। अभी जो उन्होंने अकाउंट फ्रीज किया है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने और हाई कोर्ट ने इनके ऊपर तगड़ा, जो आईटी को जो इसके माध्यम से किया, उसके ऊपर तगड़ा अपोज किया। और कहीं ना कहीं हम इस लड़ाई को जीतने वाले। जो संसाधनों को ब्लॉक करने की लगातार कुछ प्रयास कर रही थी भारतीय जनता पार्टी, उसके खिलाफ संवैधानिक संस्थाओं, सब सुप्रीम कोर्ट और कहीं ना कहीं हमारे साथ खड़ी हुई दिख रही है। आज हमारे पास संसाधनों की कमी करने की कोशिश कर रही है तानाशाही सरकार, लेकिन जो कतई दूर होंगे। और दूर होंगे जब मैदान पर हम दिखेंगे, मैदान पर लगातार दिखे, न्याय यात्रा के माध्यम से हो, चाहे भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से हो, जनता के बीच संवाद हुआ। अभी भी हमारे कार्यकर्ता कल जो घर घर गारंटी कांग्रेस की लेकर के जा रहे हैं, करोड़ों घरों पे हम जाएंगे। तो इस तरीके से मूवमेंट खड़ा हो रहा है, मूवमेंट खड़ा होगा। और केंद्र सरकार को जो आज जनता चाहती है इसको उखाड़ फेंकने के लिए, आप बिल्कुल वो ना करिए, विश्वास करिए कि आज जो उखड़ के फेंकने वाले तैयार बैठी हो। 2024 की इस चुनाव की तैयारी में, इंतजार में केवल जनता बैठी हुई थी कि किस तरीके से अपने हकों के लिए वापस लड़े सरकार को, और इस सरकार को हटा करके अपने हकों की जीत पाए। ठीक है, आशीष तिवारी जी, रैलियों कब नहीं होंगी? रैलियां लगातार कहीं ना कहीं अंदर प्रयास चल रहे हैं, घर घर प्रयास चल रहे हैं, मूवमेंट हर कार्यकर्ता अपने स्तर पे। लेकिन देखिए मोहित जी, बीजेपी तो खुलकर रैलियां कर रही है ना। आप लगातार अखबार पढ़ते होंगे, चैनल भी देखते होंगे, तो अंदर अब रैलियां करने से अब काम नहीं चलेगा। हमारे पास इलेक्टोरल माध्यम से उगाही का पैसा नहीं है, जो हम बड़े बड़े मंच सजा करके झूठे वादे करे जा करके हवाई जहाजों में उड़ करके जाए और हवाई बातें करके चले आए, जिनसे जनता कहीं ना कहीं कुछ भी कनेक्ट ना कर पाए। तो इन तरीकों से कुछ ना भारतीय जनता पार्टी का फायदा होने जा रहा है। ये केवल और केवल प्रोपोगंडा और परपंच करने के लिए भले ही प्रयास कर ले, लेकिन इससे जनता ना भला हो पा रहा है, जनता का न जनता को कुछ मिलने वाला है, न जनता इनसे जुड़ पा रही है। ठीक है आशीष तिवारी जी, आपकी जो रैलियां है इसका कोई मतलब नहीं है, प्रचार प्रसार का भाई कोई मतलब नहीं है। मोहित दीक्षित जी कह रहे हैं कुछ हासिल नहीं होगा, इंडिया प्रचंड जीत के साथ इस बार केंद्र पर बैठने वाली है। देखिए, मैंने मुस्कान जी पहले ही आपको कह दिया कि इन लोगों की बातों को बहुत गंभीरता से मत लीजिए। इन लोगों की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। एक तरफ सपा के प्रवक्ता कहते हैं कि वोट जो है वो साइकिल पर पड़ेगा, और दूसरी तरफ कहते हैं कि हम जनता के लिए मजबूत कैंडिडेट ढूंढ रहे हैं। अरे तो जब साइकिल पर पड़ेगा तो किसी को भी खड़ा कर दो। आपकी बात ही नहीं समझ में आ रही है। आप एक्चुअली, वो एक मीम है कि कहना क्या चाहते हो, तो वही वाला मीम चल रहा है। दूसरी तरफ मोहित से आपने पूछा कि आप ये बताइए कि अखिलेश जी, राहुल जी यहाँ पर यूपी में कब रैली कर रहे हैं, तो वो बताने लगे कि वो इलेक्टोरल बॉन्ड और वो हमारे अकाउंट सीज कर दिए गए। तो आप इनकी, मैं फिर कह रहा हूं, मानसिक स्थिति समझिए। इनसे आप जो पूछेंगे, ये इनका दिमाग कहीं है, शरीर कहीं है, सोच कहीं है। ये लोग इस समय स्थिर नहीं है। चुनाव तक 4 जून तक इनकी स्थिति यही रहने वाली, और 4 जून के बाद और इनका पागलपन का दौरा बढ़ सकता है। तो मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है
कि इन लोगों की मानसिक स्थिति को समझिए। जो प्रश्न पूछेंगे उसका उत्तर नहीं आपको नहीं, नहीं देखिए मिलेगा। आशीष और तिवारी वही जी, रटी अगर रटाई बीजेपी के खिलाफ इलेक्टोरल मुखर होकर बॉन्ड कोई लड़ रहा है तो वो इंडिया अलायंस है। ऐसे में ऐसी टिप्पणी करना मेरे मुताबिक ठीक नहीं होगा। अगर वो मजबूती तो से चुनावी आप ये मैदान में उतरे बताइए हैं तो आप मुस्कान ये जी, उनको नहीं बोल सकते। मुस्कान जी आप एक चीज बताइए, आपने पूछा मोहित से ना कि इलेक्टोरल राहुल बॉन्ड पे की जवाब है, और ना अखिलेश जी अकाउंट की सीज करने रैली पे यहाँ जवाब कब हो है, रही है, लेकिन तो वो बताने अगर लगे कोई हमारे टिप्पणी जो व्यक्तिगत करेंगे ये अकाउंट है वो सीज कर दिए गए हैं। क्या नहीं, इस प्रश्न इसका का नहीं ये है ये। उत्तर होता है? क्या ये आप सत्य ये नहीं है? पूछती हैं कि ये जो कैंडिडेट बदले जा रहे हैं सपा के प्रवक्ता से, तो वो कहते हैं कि नहीं जी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो सब जो सिंबल है वो साइकिल है उस पर वोट पड़ेगा। दूसरी तरफ कहते हैं कि नहीं ये तो हमारी रणनीति है, हम कैंडिडेट मजबूत ढूंढ रहे हैं। तो आप खुद इस चीज को समझिए ना, आप नहीं कह सकते, लेकिन मैं तो कम से कम मैं और ये जो जनता जनता कर रहे हैं कि जनता की डिमांड है जनता की, तो जनता जो इनको बता रही है, जनता ने कोई एक कैंडिडेट इनको दिया, उसके बाद रात में फोन करा जनता ने कि सुनिए हमको ये अच्छा नहीं लग रहा है, सुबह बदल देना। फिर सुबह इन्होंने बदल दिया, फिर जनता ने दोपहर में मंथन करा और जनता ने फिर इनको बताया। तो ये जनता कौन है पहले तो ये जानने की आवश्यकता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये इन्होंने किसी का नाम रख दिया हो जनता, कि इसका नाम जनता है और ये जनता हमको बताती है और ये जनता, ये पब्लिक नहीं, आम पब्लिक नहीं है। क्योंकि आम पब्लिक अगर ये चाहती तो उसका परिणाम आपको देखने को मिलता, आपको सड़क पे मिलता। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर प्रवक्ता आकर जनता जनता करते हैं, तो ये जनता वो जनता नहीं है, इसको भी समझने की आवश्यकता है। और आप इनसे, मैं फिर कह रहा हूं, आप दुनिया का इनसे कोई प्रश्न कर लीजिए, ये 4 से 5 इनके पास रटे रटाए उत्तर हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड ये बात करने लगे, जबकि इलेक्टोरल बॉन्ड पे आज बात सिर्फ इसलिए हो रही है क्योंकि ये पॉलिसी हम लाए थे। इससे पहले जो भी लेन देन होता था पार्टियों का, वो नगद नारायण ये लोग अपना करके हजारों करोड़ों अरबों रुपया। एक तरफ मोहित तो बताते हैं कि 62% जनता भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए बैठी है, लेकिन ये नहीं बताते हैं कि इसी इलेक्टोरल बॉन्ड से 6,000 करोड़ तो भारतीय जनता पार्टी को मिला और 14,000 करोड़ विपक्ष को मिला। तो ये विपक्ष को 14,000 रुपया करोड़ जो मिला है, ये कौन सी घूस है, ये कौन से ठेके दिए गए, इस पर ये बात नहीं करेंगे, उस पर ये शांत हो जाएंगे। तो समझने की बात है कि ये मुद्दे इनके पास है नहीं, ये मुद्दे विहीन लोग हैं। 4 से 5 चीजें इनको रटाई गई हैं, ऊपर से भेजी गई, और ऊपर वाले भी कैसे स्टेटमेंट देते हैं। चाहे राहुल गांधी के स्टेटमेंट आपने देखोगे 1,000 मीम उनके ऊपर पड़े हैं, कपिल शर्मा से ज्यादा अच्छा शो राहुल गांधी का होता है, तो वो बात आप समझ। और ये बात कर रहे थे अभी रामलीला मैदान की, रामलीला मैदान में क्या भारत देश के विकास की उत्थान की बात हो रही थी? रामलीला मैदान में क्या हो रहा था? एक वो बिहार से आए थे, वो गाना गा रहे थे, तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो। उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे साहब आए, वो बोले कि राहुल गांधी के शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए, उन्होंने उसमें दे दिया। सुनीता केजरीवाल आई, वो बोली कि अरविंद केजरीवाल तो शेर हैं और वो पहले स्वतंत्रता सेनानी थे, अब दोबारा से वो जन्म लेके आए हुए हैं। एक से एक गजब वहां पर कॉमेडियन आपको दिख जाएंगे। और इनमें से किसी ने भी अगर क्या भारत के कैसे विकसित करा जाए, कैसे यहाँ के लोगों को और ज्यादा अच्छी सुविधाएं दी जाए, किसी ने इस पर बात करी? सब अपने आप को, सारे भ्रष्टाचारी सिर्फ मिलकर अपने आप को बचाने का वहां कार्य कर रहे थे। इसलिए विपक्ष से बहुत ज्यादा उम्मीद मत करिए, ये जो जवाब दे उसको सुन लीजिए, रिकॉर्ड कर लीजिए, बाकी इनसे कुछ कहिए नहीं। चलिए ठीक है अशोक जी, आप आरोपों का जवाब दीजिएगा। लेकिन अशोक जी, अभी आपने एक बात बोली कि बीजेपी लगातार मिशन डिमोलिशन का काम कर रही है, जोड़ने तोड़ने का काम कर रही है। यही वजह है क्या कि आप नामांकन के आखिरी दिन प्रत्याशी बदल लेते हैं? रामपुर में भी हमने ऐसी तस्वीर देखी, आपने एंड मूवमेंट पर प्रत्याशी बदला, अब यही तस्वीर आज मेरठ में भी देखने को मिली। तो भाई एंड मूवमेंट पे ऐसा क्या हो रहा है कि आपको बदलना पड़ रहा है कि नामांकन के आखिरी दिन आपने प्रत्याशी बदल दिया? मैंने स्पष्ट रूप से कहा ये हमारी रणनीति का हिस्सा है। अब आइए अगले सवाल पर आइए, अगले सवाल पे आइए। भारतीय जनता पार्टी कितनी रैलियां कर ले, कितनी बड़ी बड़ी रैलियां कर ले, जनता देखने आएगी मोदी जी को। लेकिन जनता अब उनका चेहरा देखने इसलिए आती, 10 साल तक झूठ बोला, उसका झूठा चेहरा देखने आती जनता। जनता उनका झूठ का पुलिंदा देखने आती है। जनता हंसती है उनके ऊपर कि इस तरह का झूठ के पुलिंदा। अब उनकी झांसे में, भाजपा के झांसे में, भाजपा के जुमले में, भाजपा के गारंटी, छोटी बहन जो आ गई इस गारंटी में, जनता आने वाली नहीं है। जनता मजाक बनाने आती है उनका। जनता उनका बदला लेगी, अब 10 साल का बदला लेगी जनता। जनता उनको महंगाई का बदला लेगी, जनता बेरोजगारी का बदला लेगी, जनता महंगाई कम करने के लिए वोट देगी, जनता बेरोजगारी खत्म करने के लिए वोट देगी, जनता भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए वोट देगी।
जनता इस बार इंडिया गठबंधन को वोट दे रही है, समाजवादी पार्टी को वोट दे रही है और जनता उन्हें हराने जा रही है। वो समझ नहीं पा रहे हैं, पैसा है तो रैलियां करेंगे ही। जब पैसा कमाया है इलेक्टोरल बॉन्ड से तो रैलियां करेंगे ही रैलियों से फर्क क्या पड़ता है? रैलियों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जनता आक्रोशित है, आक्रोश में जनता इस समय किसान लामबंद है, नौजवान लामबंद है और सत्ता को बेदखल करने जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी को विदाई करने जा रहा है भारतीय जनता पार्टी जी। अच्छा अशोक जी, आप लगातार कह रहे हैं कि ये हमारी रणनीति है, ये हमारी रणनीति है। आखिर ये भाई कैसी रणनीति है, ये भी तो समझाइए ना जनता को, और मुझे भी समझाइए कि आखिरी नामांकन के दिन प्रत्याशी बदलना आखिर ये कैसी रणनीति है आपकी? कोई भी रणनीति हो, उसका रणनीति का पर्दाफाश नहीं किया, रणनीति गोपनीय होती है। 2022 में भी आपकी गोपनीय रणनीति की वजह से अखिलेश यादव को चुनाव आयोग को एक पत्र लिखना पड़ गया था कि वो क्यों प्रत्याशी बदल रहे हैं। क्या उसी रणनीति पर इस बार भी चलिएगा क्या? 22 की बात छोड़िए, 22 में नंगा नाच किया था भाजपा ने। अरे रुकिए, शब्दों की मर्यादा। अशोक जी शब्द। जनता आक्रोशित है, जनता लामबंद है, जनता बेईमानी भी नहीं होने देगी, जनता एक एक बूथ रखाएगी, एक एक रक्षा करेगी के बूथ की। जनता चुनाव लड़ रही है 24 का। 24 चुनाव 22 चुनाव से फर्क है। 22 में उन्होंने जिस तरह से रकम मचाया था, 22 में 100 वोट से 200 वोट से हरा दिया था, वो अब दोबारा नहीं पाएंगे। जनता लामबंद है इस बार, जनता चुनाव लड़ रही है इस बार। ठीक है, धन्यवाद आप सभी गेस्ट का इस चर्चा में मेरे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन प्रत्याशियों के चयन पर आखिर संकट क्यों है, इसका मुझे जवाब अभी तक नहीं मिल पाया, क्योंकि लगातार हर एक पार्टी यही कह रही है कि उनकी रणनीति है। लेकिन ये कैसी रणनीति है कि नामांकन के आखिरी दिन अचानक से प्रत्याशी को बदल देना। अब इस स्थिति में अगर विद्रोह के स्वर उठते हैं तो उसके लिए विपक्षी कितने तैयार है, यह सवाल बहुत बड़ा है कि प्रत्याशियों को पहले टिकट देना, जब वो प्रचार प्रसार में जुटे, जब वो अपना नामांकन पर्चा खरीद के लाएं, उसके बाद उनका नाम हटा के दूसरे प्रत्याशियों को टिकट दे देना। मुरादाबाद में भी जब ये तस्वीर देखने को मिली तो मौजूदा सांसद एसटी हसन के जो समर्थक है वो हंगामा करते हुए नजर आए। एक तस्वीरें बीते दिनों भी मुरादाबाद से सामने आई, जहां माइक को लेकर धक्का मुक्की तक मंच पर हो गई, क्योंकि एसटी हसन का जब से टिकट कटा है तब से उनके समर्थक लगातार हंगामा कर रहे हैं। कुछ ऐसे ही तस्वीर रामपुर में भी देखने को मिली। और वही कांग्रेस में भी लगातार सीटों को लेकर कहीं ना कहीं अभी तक जो आपसी सहमति है वो नहीं बन पा रही है, क्योंकि जिस तर्ज पर समाजवादी पार्टी लगातार प्रत्याशियों का बदलाव कर रही है, उसी तर्ज पर आज सीतापुर में भी कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी को बदल दिया है। तो आखिर प्रत्याशियों के नामों पर आखिरी मुहर लगाने के बाद जो तमाम विपक्षी दलों के नेता है वो बार बार अपने कैंडिडेट को क्यों बदल रहे हैं, आखिर ये उनकी कैसी रणनीति है या कोई कंफ्यूजन है, ये सवाल बहुत बड़ा है। तो इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। हरी कृपा रामबाण तेल इस्तेमाल करने का क्या प्रभाव पड़ा? मैम हमने टीवी पे ऐड देखा रामबाण तेल का, तो उसको मैं बच्चों से कह के मंगवाया। मेरे घुटनों में दर्द काफ़ी देरों से रहती थी, फिर उसको मैं 10-15 दिन इस्तेमाल किया। उसके बाद मेरे को काफ़ी राहत महसूस हुई, कामकाज में भाग दौड़ में मेरा काफ़ी मतलब ठीक ठाक रहा। अब उससे हमको बहुत ज़्यादा राहत है। मैं मार्केटिंग का काम अपने आराम से कर लेता हूँ।